सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्रिया के शब्दों के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। इस अध्याय में हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। अब विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव या रुकना। लिखते समय लेखक अपने भावों व विचारों को उतार चढ़ाव देने के लिए व उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कभी कुछ समय के लिए कहीं रुकता है, ठहरता है और कहीं पूरा विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक स्थिति सदा समान नहीं रहती। लेखक के विचारों को पाठक गलत ना समझ ले, इसलिए वह वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करता चलता है। विराम चिन्हों के प्रयोग के बिना लेखक का काम नहीं चलता। लेखन में विराम चिन्ह का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या, विराम का क्या अर्थ होता है? ठहरना यानी कि रुकना। तो विराम चिन्ह का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? जब हम लिखते हैं। तो जब हम लिखते हैं तो हमें पढ़ते हुए कहाँ पे रुकना है, कितना समय लेना है, किस वाक्य के बाद कितना ठहरना है, तो हमें ये सब चीजें कैसे पता चलती है? हमें ये सब चीजें विराम चिन्ह के द्वारा ही पता चलती है। इसलिए लेखन का कार्य विराम चिन्ह के ना होने इसलिए लेखन का कार्य विराम चिन्ह के बिना अधूरा है। अगर विराम चिन्ह को ना लिखा जाए, ना लगाया जाए, तो हमारे जो भाव हैं, हम जो लिख के प्रकट करना चाहते हैं, हमारे भाव वो प्रकट नहीं होंगे। इन विराम चिन्हों के द्वारा ही लेखक के भाव प्रकट किए जाते हैं। अब जैसे विभिन्न भावों व विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का लेखन में प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और अर्थ का अंतर समझिए। अब यहाँ पे रोको मत जाने दो, इस वाक्य को अब इस प्रकार पढ़िए। अब यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया है और उस पे एक विराम चिन्ह लगाया गया है। तो अब अगर हम इसे पढ़े तो रोको मत जाने दो। दूसरा वाक्य रोको मत जाने दो। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक विराम चिन्ह के उपयोग से हम यहाँ पे रुक गए। रोको के बाद हम थोड़ा रुके, फिर हमने बोला मत जाने दो। तो इस वाक्य से प्रकट हो रहा है कि किसी को रोकना है। और वहीं दूसरे वाक्य में हम रोको मत के बाद थोड़ा रुक के बोलते हैं जाने दो। तो इस वाक्य से प्रकट हो रहा है कि किसी को रोकना नहीं है, उसे जाने दो। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक विराम चिन्ह के उपयोग से पूरे एक समान वाक्य का अर्थ उल्टा हो गया। एक में बोला जा रहा है रोकने के लिए और एक में बोला जा रहा है नहीं रोकने के लिए। तो ऊपर के दोनों वाक्यों में बड़ा भेद उत्पन्न हो गया है। पहले वाक्य का अर्थ हुआ रोक लो, जाने मत दो, जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ हुआ रोको मत बल्कि चले जाने दो। यह सब विराम चिन्ह के ही कारण हुआ है। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। सबसे पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि पढ़ता है, नेहा सितार बजाती है। यानी कि जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। इससे पता चलता है कि एक वाक्य जो है वो खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। जैसे इस वाक्य में लगाया गया है रवि पढ़ता है, ये वाक्य खत्म हो गया। नेहा सितार बजाती है, यह वाक्य भी खत्म हो गया। ऐसे ही अगला है अर्धविराम। पूर्ण की अपेक्षा जहां कुछ देर कम ठहरना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो यानी कि अर्धविराम का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम टाइम के लिए, कम समय के लिए रुकना है। जैसे पूर्ण विराम अगर हम लगा देते हैं वाक्य के बाद तो यानी कि हमें वो वाक्य खत्म हो गया। लेकिन अगर हम अर्धविराम लगाते हैं तो वो वाक्य बोलने के बाद हमें थोड़ी देर रुक के फिर दूसरा कोई वाक्य बोलना है, तो इसलिए हम रुक के फिर आगे बोलते हैं।
और ऐसे ही सूर्योदय हो गया, पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ पे कौन से वाक्य का प्रयोग किया गया है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है अल्प विराम। वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो वहां अल्प विराम इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे। अब यहाँ पे जो वाक्य हमें दिया है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये जो है ये अलग अलग नाम है। तो इस नाम को अलग अलग दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? अल्प विराम का। तो इस अल्प विराम के लगाने पे हम वाक्य में थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, तो ये इन नामों के आगे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही रामदीन वीर परिश्रमी और साहसी हैं। तो इसमें हम थोड़ी देर के लिए रुक के हमने वाक्य को पूरा पढ़ा। तो ये क्या है? हमारे अल्प विराम। ऐसे ही अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। मन के सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम वाक्य में अपनी खुशी, दुख, क्रोध, हर्ष, विषाद इन सब भावों को प्रकट करना चाहते हैं तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो हे भगवान के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। फिर कहा गया मेरी रक्षा करो, और यहाँ पे हाय मैं तो बर्बाद हो गया, तो यहाँ पे भी एक भाव प्रकट हो रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में भाव प्रकट करने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के वाक्य में हम इसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जिस प्रकार से पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। लेकिन इन चिन्हों का प्रयोग तब किया जाता है जब हम वाक्य में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उन वाक्यों को लिखा जाता है। जैसे तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, इसके बाद इस वाक्य के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया गया है। वैसे ही वह क्या करता है, तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों हमने देखा विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ है ठहराव यानी कि रुकना। विभिन्न भावों व विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का लेखन में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि विराम चिन्ह के द्वारा ही अगर हम कुछ लिखी हुई बात को पढ़ते हैं तो उसके भाव हमें विराम चिन्ह के द्वारा ही प्रकट होते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।